हेलो दोस्तों, आइए आज हम कहते हैं घटना चक्र का बीपीएससी घटना चक्र का जो है ना इतिहास पोर्शन का लगभग 100 क्वेश्चन आज करने जा रहे हैं। आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। इतिहास से हम लोग आज फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक लेते हैं, पाषाण काल। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। तो स्लाइड को बड़ा कर दिए, चलिए आते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, प्राचीन भारत इतिहास में हम लोग पाषाण काल देखने जा रहे हैं। भारत पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुआ? आप लोग को पता होगा कि कृषि और पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मेहरगढ़ से। ठीक है, इसे रिलेटेड थोड़ा सा कुछ और जानकारी लेना है तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि क्या कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कहाँ से? मेहरगढ़ पाकिस्तान में, अभी वर्तमान पाकिस्तान में। नवीनतम खोज के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य और उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लौहरादेव। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में लौहरादेव, ठीक है, जो यूपी में पड़ता है, यहाँ से 800 से लेकर 700 ईसा पूर्व तक के मध्य चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि नवीनतम खोज से पूर्व उपमहाद्वीप का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ ही था। ठीक है, यहाँ से गेहूँ मिले थे, जबकि चावल के लिए साक्ष्य वाला स्थल कोल्डीवा था। लौहरादेव से गेहूँ मिला था और कोल्डीवा से चावल मिला था। ठीक है, बेलन नदी घाटी प्रयागराज जनपद से। कोल्डीवा कहाँ है? बेलन नदी घाटी प्रयागराज जनपद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसको चैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? चैल्कोलिथिक युग किसको कहा जाता है? ठीक है, पूरा पाषाण युग को, नवपाषाण को, ताम्रपाषाण युग को, इसको क्या कहता है? ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। ठीक है, आइए ताम्रपाषाण युग जो है चैल्कोलिथिक युग बोलिए, या इसको चाल्कोलिथिक पीरियड बोला जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे और औजारों के साथ ही पत्थर बने हुए उपकरण का प्रचलन मिलता है उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पाइएगा। मानव जीवाश्म क्या कहता है? प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किन नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से नर्मदा नदी घाटी से मिला है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? तो नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में जाते हैं। अच्छा, नर्मदा नदी घाटी में अवस्थित हथनौरा है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है। नर्मदा नदी कहाँ है? तो भारत में मानव जीवाश्म का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा नदी में अवस्थित हथनौरा, ठीक है, जगह का नाम है, नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीवाश्म विज्ञानी कौन था? अरुण सोनकिया, वर्ष 1982 में किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? भीमबेटका स्थल स्थित है किस राज्य में? भीमबेटका कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका मध्य प्रदेश में। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका की गुफाओं से प्रागैतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिले हैं। यहाँ से शैल चित्रों के प्रमुख विषय सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानव कृति, शिकार, पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े अब तक लगभग 750 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें लगभग 500 चित्र पाए गए। ठीक है, कितना? 500 चित्र पाए गए, लगभग 500 चित्र। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्या करना है, इसको मैचिंग करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करते हैं। हाँ, चलिए आपको मिलाना है, क्या कहता है, यहाँ से उत्तर नूर कहाँ पे स्थित है? उत्तर नूर जो आपको मिलेगा तेलंगाना। उत्तर नूर कहाँ पे है? तेलंगाना में, से मिला दीजिएगा। ठीक है, फिर कहता है चिरांद कहाँ पे है? चिरांद तो अपना बिहार में। गुप्त कराल कहाँ है? कश्मीर। गुप्त कराल कहाँ है? कश्मीर में। ठीक है, आप पायमपल्ली कहाँ पे? तमिलनाडु। पायमपल्ली तमिलनाडु में, इसको याद कर लीजिएगा। उत्तर नूर कहाँ पे? उत्तर नूर तेलंगाना, चिरांद बिहार, गुप्त कराल कश्मीर, पायमपल्ली तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे मिलाया हुआ उत्तर नूर तेलंगाना में, उत्तर नूर तेलंगाना, चिरांद बिहार, गुप्त कराल कश्मीर और पायमपल्ली तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट आइए ऊपर। सूची 1 को सूची 2 से फिर मिलाना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए मिलाइए। आहार कहाँ पे है? आहार आपको मिल जाएगा कहाँ? बनारस में। आहार कहाँ पे है? बनारस। ठीक है, कायथा कहाँ पे है? कायथा आपको मिलेगा काली सिंध। कायथा से काली सिंध याद रखने का। सावलदा कहाँ पे है? सावलदा ताप्ती। ठीक है, और मालवा कहाँ पे है? मालवा नर्मदा नदी किनारे। मालवा नर्मदा नदी किनारे है। सावलदा जो है ताप्ती नदी किनारे है। कायथा जो है काली सिंध के किनारे है। और आहार जो है, आहार ये बनारस नदी किनारे। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब आइए थोड़ा सा सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति देखिए। सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति में सिंधु सभ्यता जो निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? तो सिंधु सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। कहाँ दोस्तों? आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल में। चलिए इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ऐतिहासिक काल के निर्माण का पठनीय जो है ना ज्ञान के आधार पर किया जाता है, लेकिन कला के ज्ञान से पहले कालखंड, प्राग ऐतिहासिक कालखंड और भारतीय इतिहास में लगभग 3000 ईस्वी पूर्व से 600 ईसा पूर्व के कालखंड जो है आद्य ऐतिहासिक माना गया है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखा कला ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, इसीलिए इसको लिखा हुआ साक्ष्य है लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया, इसीलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल बोलेंगे। ठीक है, ऐतिहासिक काल किसको बोलेंगे? ऐतिहासिक काल में क्या होगा? लिखा भी साक्ष्य मिलना चाहिए और उसको पढ़ भी सकता है आदमी, उसको क्या कहेंगे हम लोग? इतिहास काल, ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था? तो यहाँ पे देखिएगा, क्या कहता है, पक्की ईंट से बनी इमारत थी। हाँ थी। यहाँ प्रथम असली मेहराब मिला था, ये नहीं हो सकता है। पूजा स्थल, कला और वस्तु कला। ठीक है, पूजा स्थल मिला था, पक्की ईंट मिला था, तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है,
आइए देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन माना जाता है। यहाँ के नगर और कस्बे निश्चित योजना के अनुसार बनाए गए थे जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारत में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार और अन्नगर प्रमुख है। ठीक है, पक्की ईंट का ये मिल गया। ठीक है, इनकी सतह जो है ना पक्की ईंटों की है, जिसे जिप्सम द्वारा जोड़ा जाता है। पक्की ईंट से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार और वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। यह तब है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक है, इस प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलबन के मकबरे को दिखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है ना कि किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है, तो लोथल को जो है ना मिनी हड़प्पा के नाम से जाता है, लोथल। चलिए नेक्स्ट आते हैं। लोथल जो है प्राचीन हड़प्पा सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिण शहरों में से एक है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के सबसे दक्षिण शहरों में से एक है, इसीलिए इसको मिनी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, लोथल जो है गुजरात में है, मिनी हड़प्पा। ऐसे पूछ रखा मिनी हड़प्पा कहा है तो गुजरात में। इसका प्रारंभिक उत्खनन जो है प्रोफेसर एस राव के निर्देशक से हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है। तो हड़प्पा का बंदरगाह लोथल है। हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है, लोथल प्रचलित था उसमें, यही व्यापारिक मार्ग था। गुजरात के अहमदाबाद जिले के भगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल कहाँ है, भगवा नदी किनारे गुजरात में अहमदाबाद जिला में। एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह है जहाँ से जो गोदीबारा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यानी बंदरगाह गोदीबारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल जो है गुजरात में है। ठीक है, कौन, तो लोथल हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लोथल गुजरात के कालीबंगा स्थानों से और डाबरकोट बलूचिस्तान से। लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान और डाबरकोट बलूचिस्तान। ठीक है, राकीगढ़ हरियाणा में स्थित है। इसको याद कर लीजिएगा। लोथल कहाँ गुजरात में, कालीबंगा कहाँ राजस्थान में, डाबरकोट कहाँ बलूचिस्तान में, राकीगढ़ हरियाणा में। ठीक है, दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है। दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो मेसोपोटामिया का सभ्यता इराक में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है वर्तमान में इराक उससे आसपास क्षेत्रों विकसित हुई थी। इजिप्शियन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता विकसित नील नदी के द्रोणी में हुआ था। यह मेसोपोटामिया की सभ्यता के बाद मानी जाती है। नेक्स्ट रहता है निम्नलिखित में से जो है ना जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पाया जाता है। ठीक है, कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था, किसके बारे में पता नहीं था, तो बैल के बारे में था पता, हाथी के बारे में था पता। ठीक है, घोड़ा के बारे में नहीं पता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को घोड़ा के बारे में नहीं पता था। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ विवाद है, थोड़ा देखते हैं इसको। देखो सिंधु घाटी का था प्रश्नगत विकल्पों में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को बैल और हाथी की जानकारी थी, परंतु घोड़े का अस्तित्व विषय में विद्वानों में मतभेद था। हड़प्पा स्थलों पर प्राप्त अस्थियों गंदपुर की है। पालतू घोड़े इक्वस इक्वस कवालस की है। यह निश्चित कर पाना कठिन है कि रंगपुर, राना दुरई, लोथल, कोकोटदा, कुस्तासी, कालीबंगा उसी प्रजाति का है या अन्य प्रजाति का अवशेष प्राप्त है। सांडोर जो है सेंडोरा बोकन्यासी द्वारा सुटकोटा से प्राप्त तथा कथित अश्व के अवशेषों को लगभग 4200 ईसा पूर्व के आसपास के समय तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के अंतिम भाग के मध्य अस्तित्व वास्तविक अश्व अवशेष बताया गया है। 1974 में SSI के JP जोशी तथा AK शर्मा ने यहाँ से 2100 से 1700 ईसा पूर्व के मध्य प्रत्येक स्तर पर अश्व ग्रंथियाँ प्राप्त होना प्रतिवेदित किया गया है। यद्यपि रामचरण शर्मा, रोमिला थापर, मेंडो आदि इस तथ्य को नहीं मानते। इसी प्रकार ब्रिगेडियर EJ रोस के द्वारा राना दुरई प्रारंभिक हड़प्पा स्थल से घोड़े के दांत बनाया गया है। ठीक है, उसे न्यूजूनर महोदय अपरा मानिक मानते थे। अतः घोड़े के विषय में यह कहना समीचीन होगा कि हड़प्पा सभ्यता इसके अस्तित्व को पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता, यद्यपि इसका उपयोग अत्यंत सीमित रहा होगा। ठीक है, इसलिए बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर जो है बी माना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ। टेराकोटा का हल किससे प्राप्त हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे बनवाली भी है और कालीबंगा भी, दोनों से पाया मिला था। ठीक है, तो क्या था बनवाली से हरियाणा से और कालीबंगा दोनों जगह से जो ना राजस्थान में कालीबंगा नामक स्थान से सिंधु घाटी स्थल से हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रकृति प्राप्त हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ASI के अनुसार कालीबंगा नामक स्थल जो है आरंभिक चरण से जुटे हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई थी कालीबंगा से। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित बनवाली नामक स्थल से भी टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। पहले कालीबंगा से हुआ, फिर बनवाली से। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर से जुटे हुए खेतों के निशान मिले हैं, तो कालीबंगा से। किस हड़प्पा स्थल पर जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, तो कालीबंगा राजस्थान। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा जो है और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है, तो VS स्मिथ नहीं है, बाकी 3 है। RD बनर्जी है,
के एन दीक्षित है और एस एस वर्ष है। देखिए 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का बृहद स्तर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ करवाया था। 1926 से 1927 वर्ष 1933 से 34 के मध्य माधव स्वरूप उत्सव हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया। हड़प्पा का बोलेगा तो दयानंद सरस्वती ने 1921 में और मोहनजोदड़ो 1922 में राखालदास बनर्जी ने। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान जो है इससे संबंधित है, जैसे के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैक, ऑरेल एस्टीन, ए एन घोष, जेपी जोशी आदि ने सभी सभ्यताओं की खोज के महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्पष्ट है कि वी एस स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज संबंधित नहीं थे, ठीक है, बल्कि ये इंडोलोचिस्ट इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का। ठीक है, हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते हैं जिन पर लाल रंग के चाक प्राप्त होता है। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों बनाने का मिट्टी का चाक का प्रयोग किया जाता था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को दो श्रेणियां थी। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन, दूसरा चित्रित मृद भांड वाले। ठीक है, मृद भांड को जो है ना बनाने वाली मिट्टियों में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का स्वरूप ग्रहण कर लेती थी। ठीक है, इन मृद भांडों को उत्तरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी और निचले हिस्से में काले रंग का विभिन्न प्रकार की थी। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण रहा। ठीक है, तो IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार क्या बोला गया है, इसमें लगभग 900 वर्ष तक जो ना वर्षा नहीं हुई थी, इसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो चुका था। ठीक है, तो रिपोर्ट कब 2018 में जारी किया था। चलिए हम लोग फाइनली आ चुके हैं वैदिक काल में। वैदिक काल निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? ठीक है, ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है, तो ये महिला है कौन कौन? देखिए, घोषा, अपाला और विश्ववारा है, गार्गी नहीं है। ठीक है, घोषा, अपाला, विश्ववारा ने ये तीनों ऋग्वेद में सूक्त मंत्रों की दृष्टा स्त्रियां है, अतः इन्हें ऋग्वैदिक युग से संबंधित माना जाता है। ठीक है, इसके विपरीत गार्गी उत्तर वैदिक उपनिषद युग की दार्शनिक है, न कि ऋग्वैदिक युग के। ये उत्तर वैदिक है, गार्गी जो है उत्तर वैदिक युग का है, ऋग्वैदिक युग का ये घोषा, अपाला और विश्ववारा उत्तर वैदिक युग का है, ऋग्वैदिक युग का तीनों। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करती है? प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता है? तो क्या हो जाएगा? राजगिरी। क्या हो जाएगा आंसर? राजगिरी। नेक्स्ट आइए, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगिरी, वर्तमान राजगिरी में पड़ता है बिहार के राज्य में, प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता है। मगध का पहला राजवंश बृहदत्त वंश था। ठीक है, बृहदत्त का उल्लेख जो है ऋग्वेद से प्राप्त होता है। बृहदत्त का उल्लेख किससे प्राप्त होता है? ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है, पूर्णतः सोम समर्पित है? ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है ना सोम देवता सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। सोम जो है ना, सोम आयु का मुख्य पैर पर आता है। ठीक है, जिसे मुंजवट चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल में पुरुषोक्त की चर्चा से चारों है, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको संबंधित है? अभी अभी बताएं, तो इसका क्या हो जाएगा? सोम और इस नामक पैपा जो है नाम से देवता। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद के 3रा मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है। तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है ये मंडल तीसरा। किस काल में अछूतों का अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी किस काल में? तो ये हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय। चलिए नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का जो है प्रयोग कब हुआ था? भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब हुआ था? तो 6000 ईसा पूर्व। ठीक है, 6000 ईसा पूर्व में। ठीक है, इसके बारे में जान लीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग प्रारंभ विषय विद्वानों के मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है विश्व में सर्वप्रथम हित्ती नामक जाति ने लोहे का प्रयोग किया था। कौन जाति? हित्ती नामक जनजाति ने लोहे का प्रयोग किया था। इसके पश्चात ही विश्व के अन्य देशों का प्रचलन हुआ, जबकि थाईलैंड के बान चिरांग यान पुरास्थल की खुदाई से ढले हुए लोहा प्राप्त हुआ। ठीक है, जिसकी तिथि लगभग जो ना 1600 से 1200 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित की गई है। तो भारत में नूह राजस्थान के दोआब क्षेत्र में लोहा कृष्णा लोहित मृदभांड के साथ प्राप्त हुआ, जिसकी संभावित तिथि जो 1400 ईसा पूर्व लगभग सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व ग्रंथों के अनुसार इस धातु के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होते हैं।
अथर्ववेद में लोहे को श्याम अश्व कहा गया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया श्याम अश्व किसको कहते हैं, तो लोहा इसको श्याम अश्व कहा गया अथर्ववेद में। फिर कहना बोगास का महत्व इसलिए है कि मतलब बोगास किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ देखिएगा कि वह जो है एक अभिलेख के प्राप्त हुआ, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, उसमें देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगास जो एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनमें नाम आर्य जैसे थे और संध्या साक्ष और रक्षा के लिए इंद्र मित्र वरुण नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे 14वीं सदी में। चलिए, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो किस नदी के तट पर लड़ा गया था, 10 राजाओं का युद्ध जो है पार्वती नदी पर लड़ा गया था। ठीक है, दशरथ युद्ध 10 राजाओं का युद्ध पार्वती नदी आधुनिक रापी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भारतों को राजा सुदास विजय हुई थी। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन, ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है, तो उपनिषद पे। नेक्स्ट आइएगा, तो उत्तर वैदिक काल के दौरान जो है रचित उपनिषद दार्शनिक संवाद और ब्रह्मांड विज्ञान नैतिकता चर्चाएं शामिल। उपनिषद भारत के प्राचीन ग्रंथ है, उपनिषद भारत के प्राचीन ग्रंथ है जो लगभग 700 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच संस्कृत में लिखे गए थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में समझिए। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था जी, लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में वन में हुआ था। बोध गया बिहार में वैशाली पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। काशी ऋषिपत्तनम या मृगदाव सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन दिया एवं कुशीनगर में उनका निधन हो गया, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, इनका जन्म होता है कहाँ पे, लुम्बिनी में। कहाँ पे हुआ, 563 ईस्वी में जन्म हुआ था, कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में वन में हुआ था, और वैशाख पूर्णिमा की रात इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। काशीपत्तन मृगदाव सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, तो इसे धर्म चक्र प्रवर्तन करेंगे। और कुशीनगर उनका निधन हो गया, कुशीनगर उनका निधन हो गया था, तो महापरिनिर्वाण करेंगे। चलिए नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था, तो सारनाथ में दिया था। चलिए नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ दिया था। नेक्स्ट आइए, फिर कहा कि बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी, बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। चलिए नेक्स्ट आइए, इसको मिलान करना, क्या करना है, मिलान करना, सूची 1 को सूची 2 से। तो कैसे मिलाएगा, जन्म कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ बताया था, लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था जी, बोध गया में। प्रथम वचन कहाँ दिया था, सारनाथ में। निधन कहाँ हुआ, कुशीनगर। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कौन सी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी, कौन सी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। तो ये चतुर्थ जगह कहाँ पे हुआ था, चतुर्थ वाला प्रथम बिहार में हुआ था। ठीक है, ये चतुर्थ जो हुआ था कहाँ हुआ था, कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन वन कश्मीर में। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीत राजगिरी में हुआ। ठीक है, आधुनिक राजगिरी में 7 वर्ष गुफा में गए थे। द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में हुआ था। ठीक है, प्रथम राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पटनापुर में, चौथा जो है कुंडलवन। देखिए, तीसरा बौद्ध संगीत सम्राट अशोक के समय से पाटलिपुत्र हुआ था। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर हुआ था। एकमात्र चतुर्थ बौद्ध संगति ही ऐसी है जो बिहार में आयोजित नहीं की गई थी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ, अजातशत्रु के शासन काल में बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में किया गया था, तो राजगिरी में। ठीक है, किसको से क याद रखिएगा, वैसे अशोक, वैसे कालाशोक, अशोक नहीं, पहला हो जाएगा अजातशत्रु, कालाशोक, उसके बाद हो जाएगा आपका अशोक, अजातशत्रु, कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। ठीक है, पहला जो है किसके सेलेक्ट हुआ था, तो बोलेगा पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। देखिए, प्रथम बौद्ध संगति मृत्यु तत्काल 1284 को, इस समय जो है वहाँ का शासक कौन था जी, अजातशत्रु पहला। ठीक है, इस संगति का अध्यक्ष पूछेगा तो महाकश्यप था। इसमें प्रथम चीज कौन था, आनंद था और उपाली, तो उपाली, आनंद और उपाली था। और बुद्ध की शिक्षा का संकलन हुआ था, उन्हें क्या बोला गया था, शुद्ध पिटक और विनय पिटक। ठीक है, विवादित किया गया था। आनंद और उपाली जो है दोनों धर्म विनय के प्रमाण माने जाते हैं, धर्म और विनय के प्रमाण माने जाते हैं, धर्म का आनंद और उपाली का विनय। चलिए नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप या वसुमित्र। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो क्या था, महाकश्यप। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुआ था कहाँ, तो राजगिरी में। कहाँ पे,
राजगिरी मौर्य। चलिए नेक्स्ट आइए। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, कहाँ हुई थी? राजगिरी में। चलिए नेक्स्ट, कनिष्क के शासनकाल काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में भी बताते कुंदरवन, कश्मीर में। कुषाण वंश के शासक था कश्मीर। चलिए नेक्स्ट आइए। निम्नलिखित में से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित किया था? तो हो जाएगा कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क। अजातशत्रु प्रथम था, कालाशोक द्वितीय था, और अशोक तृतीय था, चौथा कनिष्क था। अजातशत्रु पहला, कालाशोक दूसरा, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के समय में कहाँ हुआ था? अशोक के समय में पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। देखिए, सिंहली अनुसूची दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। इसका चर्चा किस में था? तो दीपवंश और महावंश के अनुसार सिंहली अनुसूची में। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? सारनाथ में, नहीं सॉरी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। चलिए नेक्स्ट आते हैं। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। बताइएगा त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन धर्म की, पारसी या बौद्ध की? तो कहिएगा बौद्ध का। चलिए नेक्स्ट बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर प्रतिनिधित्व करता है? तो देवी देवताओं की मूर्ति पूजा करना। आइए, बौद्ध धर्म में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। किस पीढ़ी का है? तो अभी षष्ठम पीढ़ी होगा, ठीक है। तब इसमें क्या दिया है एक्सप्लेनेशन में? देखिए ये लिखा हुआ है छठी पीढ़ी का। क्या लिखा है देखते हैं। वेहनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष का 7वीं शताब्दी सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था, ठीक है। उसके बाद इस स्थान पर कई वृक्ष रोपित हुए, नष्ट हुए, और वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है। 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, ठीक है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम लगाया था। यह वृक्ष जो पूरी तरह संरक्षित और केवल इसे गिरी हुई पत्ती को ही छूने और उठाने का अधिकार है, ठीक है। अतः अन्य तथ्य के अनुसार यह क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक और 1 बार पुष्यमित्र शुंग, तो 2 1 3, 1 बार पूर्व वर्मा 3, 4 हो गया, एक कनिंघम द्वारा लगाया गया। क्या करा? 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग, और 1 बार पूर्व वर्मा, और अंत में कनिंघम द्वारा लगाया गया। अतः यह जो है छठी पीढ़ी का वृक्ष है, ठीक है। अब बिहार सरकार पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया। तथ्यों के विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस पर का मूल्यांकन से बाहर कर दिया, ठीक है। चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा की थी। कब क्या था? तो 515 से 520 ईस्वी के बीच। चीनी यात्री संयुगन 515 में आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा के उपरांत धर्म की पत्नियों के साथ चीन लौटा था, ठीक है। गौतम बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में। वे शिक्षक जिसने बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास किया, ठीक है। कौंडिन्य वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था, किससे किया था? तो ये था अलार का नाम कलाम और रुद्रक रामपुत्र से। देखिए, महानिष्क्रमण के बाद जो है ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे थे। दीक्षा ली। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु उसे संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम के सांख्य दर्शन के आचार्य थे। अलार कलाम जो है सांख्य दर्शन का जो आचार्य थे, ठीक है, अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। अतः वो अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र से महात्मा बुद्ध ने पहले ज्ञान की प्राप्ति की थी।
चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बात जो है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। ठीक है, तो देखिए अहिंसा जो दोनों धर्म में समान है, अहिंसा, वेदों की प्रति उदासीनता, ठीक है, रीति रिवाजों की अस्वीकृति, लेकिन आत्मा दमन जो है ये बौद्ध धर्म में नहीं है, सिर्फ किसमें, जैन धर्म में। आत्मा दमन, अपने शरीर को जितना से जितना कठोर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय महान महात्मा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था बौद्ध धर्म का। नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध दर्शन के अध्याय के लिए विश्व प्रसिद्ध था। 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य गुप्तों के समय नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। प्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान में दिया और बाद में बुद्धगुप्त तथा बालादित्य नामक गुफाओं के नाम से भी दान दिया गया। आइए अब जैन धर्म पहला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम में होता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ होता है, कुंडग्राम में। इसके बारे में जान ले। महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम कुंडलपुर वैशाली के निकट में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला थी लिच्छवी गंडा के प्रमुख चेटक की बहन थी। वहाँ का राजा था लिच्छवी गंडा के राजा चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के थे। पिता थे ज्ञात्री कुल का सिद्धार्थ और माता जो त्रिशला थी वो क्या थी, तो लिच्छवी गंडा जो है राजा चेटक की बहन थी। उनके बड़े भाई का नाम क्या था, नंदीवर्धन। ठीक है, महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम क्या था, नंदीवर्धन। आइए नेक्स्ट, कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तक में महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व उदित है। ठीक है, इसके आधार पर अनेक प्रकाशकों ने यह भी तिथि अपनी पुस्तक में अंकित कर दिया है। ठीक है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी का सही जन्म तिथि जो है 599 ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म जो 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। ठीक है, अब पूछा कि महात्मा गांधी का महावीर स्वामी का जन्म हुआ तो 599 मानना चाहिए, 599 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था, जमाली, जो आगे चल के इनका दामाद बनता है। देखिए, भगवान महावीर का जन्म जो है क्षत्रिय वंश में सामंत सिद्धार्थ के यहाँ हुआ था 599 ईसा पूर्व में। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उसने प्रिय रचना नामक पुत्री उत्पन्न हुई थी। उस पुत्री का विवाह जो जमाली से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया और यह उनका प्रथम शिष्य था। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है, तो पावापुरी में। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है, तो पावापुरी में। जैन धर्म का वास्तविक प्रवर्तक है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान निर्माण पावापुरी में स्थित है। ठीक है, बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित पावापुर जैनियों के एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। भगवान महावीर जो है 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग किया था। 599 से 527 ईसा पूर्व तक जीवित रहे थे, 72 वर्ष। जैन धर्म प्रवर्तक के स्थान पर जो बौद्ध धर्म वास्तविक प्रवर्तक का उल्लेख होना चाहिए था। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी, तो पावापुरी में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो 14 पूर्व पूर्ण प्राचीन जैन ग्रंथ। अंतिम नंद राजा के समय जो है संभूति विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। भद्रबाहु महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित किससे संबंधित है, तो ये क्या है, जैन धर्म से संबंधित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मक्खली पुत्र गोसाल। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन था, स्थूलभद्र। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, तो खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल जो है जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। कलिंग का सेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महान सम्राट में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील दूर की स्थिति पर उदयगिरी पहाड़ी हाथी गुम्फा से उसका बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ।
यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का मुख्य स्रोत है। उनका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव, हाथी गुम्फा अभिलेख, जैन प्राकृतिक भाषा, वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्णतः आध्यात्मिक ज्ञान, केवल ज्ञान का प्रयोग किया था, तो जिम्बिक ग्राम। महावीर स्वामी का 12वें वर्ष कठोर तपस्या तथा साधन के पश्चात जम्बिक ग्राम के समीप रिजु पालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे केवल पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। वे केवल ही कहलाए, उसको मोक्ष का प्राप्ति जो है ना केवल कहलाया। अब आते हैं हम लोग शैव तथा भागवत धर्म। ठीक है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो किसका थी? गुप्त का। गुप्त वंश का अत्यधिक देन था भागवत धर्म के विकास में। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा संभवतः उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त का राजचिन्ह था। गरुड़। चल नेक्स्ट आते हैं नरमपंथियों सिद्धांतों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? तो उत्तर भारत में। नागपंथियों सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? तो उत्तर भारत में। नागपंथियों सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया था। चलिए आते हैं छठी शती ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन था? पाटलिपुत्र के संस्थापक जो था अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र में एक कला बनाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस पर यह माना है। ठीक है, उदयन। चलिए नेक्स्ट। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटली ग्राम में एक किला बना कर की थी। ठीक है, उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी जो है राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। इसलिए बिहार लोक सेवा आयोग यूपीएससी उत्तर ये माना है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? सर्वप्रथम जो पाटलिपुत्र का जो अपनी राजधानी तो उदयन बनाया था, लेकिन उदयन ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं उदयन ने अपनी राजधानी जो राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। उदयन है ही नहीं ऑप्शन में। किस शासक ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? यहाँ पे ऑप्शन सी उदयन। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो अजातशत्रु पाटलिपुत्र को बसाया था, उसको राजधानी बनाया था उदयन। ठीक है, किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयनित किया गया था? उदयन के द्वारा। प्राचीन काल में गंगा और दक्षिण क्षेत्र क्या कहलाते थे? तो मगध के नाम से। मगध ऑप्शन में है कहाँ? नहीं है, इसीलिए मना उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, प्राचीन काल में गंगा और दक्षिण के क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच में। तक्षशिला सिंधु और झेलम के बीच में स्थित था। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था और अनर्थ प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक राज्य था। चलिए नेक्स्ट आते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो किस शताब्दी में हुआ था? छठी ईसा पूर्व शताब्दी में। वह हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है, वह हर्यक वंश का संस्थापक था। मगध का उत्कर्ष छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी? तो बिंबिसार ने। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है छठी शताब्दी में हुआ था। इस साम्राज्य की महत्ता वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार 544 से 492 वो हर्यक वंश से संबंधित था। ठीक है, मगध की जो राजधानी राजगिरी का प्राकृतिक नाम क्या था? राजगिरी का प्राकृतिक नाम क्या था? राजगिरी। मगध की राजधानी राजगिरी का प्राकृतिक नाम राजगिरी था। प्राचीन काल में महाजनपदों के बीच लगातार संघर्ष होते रहे। अंततः मगध सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में उभरा। मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश हर्यक वंश था। इस वंश का स्थापना बिंबिसार ने किया था। हर्यक वंश का स्थापना बिंबिसार ने किया था। चलिए नेक्स्ट आइए, इसको मिलान करना है। ठीक है, तो मल की राजधानी कहाँ है? मल की राजधानी आपको कुशीनारा होगा। कुशीनारा। अंग का राजधानी चंपा हो जाएगा। गंधार की राजधानी कहाँ है? गंधार की राजधानी तक्षशिला का ऊपर में वत्स को सामने। चलिए नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर आप ए से मिला लीजिए।
विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थित स्थापित, ठीक है। कौन कहता था? लिच्छवी। क्या क्या उसका नाम क्या था? लिच्छवी। वज्जी तथा मल्ल था जो ये दोनों क्या था? गणतंत्रात्मक था। 6वीं सदी ईसा पूर्व में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6वीं सदी में जहाँ महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वही वज्जी एवं मल्ल नामक दो राज्य में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, ठीक है। विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में था और 6वीं सदी में जहाँ महाजनपद और राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। वज्जी जो 8 राज्यों का एक संघ था, जिसे वैशाली ईस्वी सर्वाधिक शक्तिशाली था। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कही गई थी, ठीक है। 6वीं ईसा पूर्व में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था की गई थी, उसको वैशाली को। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राजगिरी। नेक्स्ट आइए, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी थी, कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी, मगध की राजधानी राजगिरी था। राजगिरी ऑप्शन में नहीं, इसीलिए इसमें से कोई नहीं हुआ। अजात शत्रु वंश के थे, हरिया वंश के। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें? अंगुत्तर निकाय में। प्रघोत कहाँ का राजा था? अवंती का। चंद्र प्रघोत अवंती का राजा था। मगध का शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन थे? जीवक। नेक्स्ट आइए, नंद वंश के पश्चात जो मगध पर किस राजवंश का जो ने शासन किया? तो मौर्य वंश। नंद वंश और मौर्य। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था कहाँ? कलिंग नरेश खारवेल का संबंध चरी वंश से नहीं, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। कलिंग नरेश खारवेल का जो ना चेदी राजवंश का संस्थापक था महामेघवाहन। चेदी वंश कलिंग के चेदी राजवंश के संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। इस वंश का नाम महामेघवाहन नहीं पड़ा। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली खारवेल हुआ। राजा खारवेल के नाम से जुड़ा है हाथी गुम्फा अभिलेख। नेक्स्ट है कि बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित है गोरखगिरी, किसके द्वारा विजित की गई थी? खारवेल के द्वारा। अंत में महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, यूनानी और निम्नलिखित में से कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? तो घनानंद। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता है। भरतशाला उनका सेनापति था। बस इतना ही आज के लिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।